नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से मूल रूप से पैदा नहीं हुए, लेकिन 6 साल में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया कि वो बंगाल पर राज करने जा रही है। 75 साल के बाद बंगाल में भगवा की ये स्थिति बनाने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होने जा रहे हैं। और ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनक कहे जाते हैं और हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने संभाषण किया करते थे, उसी भगवा परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई गणमान्य लोगों के उपस्थिति में शपथ लेंगे। और शपथ लेते ही, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था, उस वायदे के मुताबिक वो एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लेंगे जिस पर ममता दीदी कभी राजी नहीं हुई और वो बराबर रोक लगाती रही। ममता दीदी ने क्या किया 15 साल में और उससे क्या अलग करेगी ये नई सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी पर मेरा फोकस ज़्यादा नहीं है। जैसा था कि इसके पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि बहुत कम प्रयास में, या एक कहें समय की ऐसी करवट की स्थिति दिख रही है जिसमें राहुल गांधी बिना मेहनत के कुछ ज़्यादा महत्व पाते हुए दिख रहे हैं। और परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं क्योंकि केरल में वामपंथी विजयन की सरकार से लोग इतना उकता गए थे कि उन्होंने यूडीएफ, जो कांग्रेस के नेतृत्व में है, उसको मैंडेट दिया और कांग्रेस के नेतृत्व में ही यूडीएफ की सरकार बनेगी, अर्थात मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। दैट मीन्स वहाँ राहुल गांधी का वर्चस्व रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी केरल से ही सांसद हैं। अब रही बात तमिलनाडु में कांग्रेस इतनी बड़ी स्थिति में नहीं है। सिर्फ आधे दर्जन से भी कम सांसदों के दम पर राहुल गांधी तमिलनाडु में जब टीवी के जो एक्टर से एक राजनेता बने और 2 साल में उन्होंने पार्टी को इस स्तर पर अपने आप को प्रोजेक्ट किया, अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट किया कि वो शासन करने जा रहे हैं। उनको मैंडेट मिला था लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। बहुमत जुटाने के लिए उनको कांग्रेस ने समर्थन तो दिया क्योंकि दोनों की वैचारिक स्थिति एक दिखती रही है और कांग्रेस ने एंटी भाजपा और भाजपा के साथ जो भी है उसके खिलाफ जाने के लिए तुरंत टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। और इस फैसले के बाद सीपीआई और सीपीएम अर्थात वामपंथी दल और कुछ दल जिस तरीके से टीवी के साथ हुए, और अब विजय, जिनको प्यार से विजय कहा जाता है, जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। और वो भी 9 मई को ही शपथ लेंगे। और ठीक 11 बजे जब बंगाल की राजधानी कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, और बताया जा रहा है कि 20 मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे, वहां पर वो जब शपथ ले रहे होंगे और भगवा की नई लहर का उद्घोष करते दिखेंगे शपथ के तुरंत बाद, दूसरी तरफ चेन्नई में टीवी के राहुल गांधी की उपस्थिति में शपथ ले रहे होंगे और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 विधायकों के दम पर कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा नहीं करने जा रही, लेकिन सिंबॉलिकली इसका बहुत बड़ा महत्व है। और महत्व ये है कि देश की राजनीति में ममता दीदी के हारने के बाद और केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस की इस कदर की उपस्थिति के बाद, अब कांग्रेस जब भी राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती देगी, तो वो दिखाने और बताने का प्रयास करेगी कि साउथ में मोदी का रथ अगर कोई रोका है तो कांग्रेस ने रोका है, जबकि ऐसा वस्तुतः है नहीं। लेकिन प्रोजेक्शन में अगर कांग्रेस ऐसा दावा करती है तो गलत भी नहीं है। और इसलिए मैंने
एक वीडियो में कहा था कि ममता दीदी को भी राहुल के सामने नतमस्तक होना पड़ा, और अब राहुल हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, न चाहते हुए भी जिस तरीके से इंडिया अलायंस में राहुल नेतृत्व चाहते थे कि उनके नेतृत्व में चीज़ें आगे बढ़ें, अब ऐसी मजबूरियां बढ़ रही हैं कि इनको एक साथ आना ही पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने तो दिखा दिया, बता दिया, जता दिया जब वो ममता दीदी से मिलने गए, और उन्होंने बाकायदा, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके वीडियो फुटेज हैं, कि आप हारी नहीं, आपको तो हराया गया। क्योंकि पता है कि 2027 में योगी के प्रचंड प्रदर्शन के बाद, जब योगी पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जिनका प्रोजेक्शन मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में संघ परिवार करता हुआ दिख रहा है, तो अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती आ रही है। और इसलिए ममता दीदी को बंगाल की राजनीति से तुरंत दूर ला करके वो दिल्ली में उनकी उपस्थिति कराना चाहते हैं, और ये सभी मनाना, जताना और दर्शाना चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कहीं न कहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये मैंने पहली बार कहा है, इसलिए कि जब इंडिया अलायंस की राजनीति पर लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग कई बातें कह रहे हैं, तो वस्तु स्थिति क्या है उस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और राहुल तब, हालांकि राहुल कब क्या बोलते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो बड़े मुफीद हैं कि मोदी की स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर करने में राहुल गांधी के अनाप शनाप बकने की जो भागीदारी है, उसका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। फिर मैं कह रहा हूँ, तमिलनाडु में कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा कर दिया, लेकिन वो सत्ताधारी दल के साथ है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन दिया, तो जो डीएमके संसद में कांग्रेस का हर एक मौके पर साथ देती है, वो डीएमके अब कांग्रेस से अलग बैठेगी लोकसभा में, राज्यसभा में, क्योंकि टीवीके से डीएमके की दूरियां हैं। देखिए, इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे इंडिया अलायंस, कुछ अजीब परिस्थितियां इन दोनों धड़ों या इन दोनों गठबंधन के राजनीतिक पार्टियों के सामने आ खड़ी हुई है। लेकिन राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर ये अब कह सकते हैं, जैसे वोट चोरी की बात, जो एक बकवास है और कुछ नहीं, ये सारी बातों को अब वो, जैसे वो कहते हैं ना कि वोटों की डकैती की गई, ये तो गनीमत है कि वो भाजपा पर आरोप नहीं लगा रहे। ममता दीदी तो कतई नहीं लगा रही, वो तो कह रही हैं कि चुनाव आयोग की गलती है, भाजपा हारी है जीती है तो मुद्दा ही नहीं है। बाकायदा चुनाव आयोग ने भाजपा के एजेंट के तौर पर काम किया है। राहुल गांधी उससे आगे जाएंगे कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के निर्देशन में ऐसा किया गया है, तो दोनों में फ़र्क है। और जब ये राजनीति अब अगले संसद के सत्र में जो आएगा समय, और सड़क पर इंडिया अलायंस की जब भी स्थिति विरोध की या प्रदर्शन की या रैलियों की होगी, उसमें राहुल गांधी को महत्व दिया जाएगा। बहुत मन महसूस के अब ममता दीदी को उनके शरण में जाना पड़ा है, और अखिलेश यादव और ये जैसे लोग उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए, उनके लड़ने की प्रवृत्ति को जानते समझते हुए कि सड़क से लेकर के संसद, और मेरा तो ये मानना है कि ममता दीदी को बंगाल के राजनीति से दूर करने के लिए बहुत जल्दी ये सभी दबाव डालेंगे कि वो राज्यसभा या लोकसभा का ही कोई चुनाव, उपचुनाव लड़ करके वो संसद पहुँचे, और 2029 के पहले तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी टक्कर दें। लेकिन ये सब कुछ राहुल गांधी के इर्द गिर्द करना होगा। अखिलेश यादव की ज़रूरत है, 2027 तक तो ऐसा करेंगे। तेजस्वी यादव की स्थिति कोई खास है नहीं, क्योंकि जो कुछ वो करना चाहते थे वो हुआ नहीं, और जदयू और भाजपा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हुए हैं। अभी जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें मोदी और नीतीश कुमार जिस तरीके से गले मिल रहे थे, और जो उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग दिख रही थी, तो वहाँ तेजस्वी की दाल गलने वाली नहीं। एकमात्र केजरीवाल हैं जो अभी राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, इसमें संदेह है। और विडंबना देखिए कि अब पंजाब का भी चुनाव आने वाला है, और इन सभी जगहों में ये मोदी विरोध में तो साथ खड़े होते हैं,
लेकिन राज्य स्तर पर या कुछ अन्य मुद्दों पर ये अलग अलग लड़ते हुए दिखाई देंगे। और यही जो विरोधाभासी परिस्थितियां हैं वो इंडिया अलायंस को ढपली बजाने के लिए तो मजबूत दिखाएगा आने वाले समय में, अर्थात कल 9 मई के बाद से ही। लेकिन मोदी के प्रचंड रथ को रोकने की औकात अब नहीं है। देखिए, आपको ये लग सकता है कि मैं मोदी के तारीफ में बड़ी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास जो एजेंडा है वो एजेंडा राहुल के पास नहीं है। हाँ, ममता दीदी अगर अपना एरोगेंस छोड़ करके और एक पूरे कहते हैं तैयारी के साथ और इंडिया अलायंस में एक सहमति बना करके एक जिसको कहते हैं ना एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स में अपने जुझारूपन का प्रदर्शन करें तो मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किलें नहीं होंगी कि मोदी के आगे वो बहुत मजबूत या एक पिलर की तरह नज़र आएं। कारण मोदी जिस बात को कहते हैं कि राष्ट्रवाद और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, मोदी जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में जनता, चाहे आप बहुसंख्यक, ये नहीं कि हिंदू, बहुसंख्यक जनता कन्विंस होती है। जो नहीं कन्विंस हैं वो अपने तर्क रखेंगे, लोकतंत्र का हरण हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, एनआरसी की ये तैयारी है, ये सारी बातें। बल्कि मैं इस मामले में तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा उस व्यक्ति की जो वास्तव में कम्युनल पॉलिटिक्स करता है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन वो कह रहा है कि टीएमसी ने क्या कर दिया 15 सालों में मुसलमानों के लिए, सिवाय वोट बैंक के और कुछ नहीं समझा, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अंतिम समय में वो काली माँ का दर्शन भी करने जाने लगी, उसके पहले तो इंशाअल्लाह कह के और अल्लाह की कसम खा करके वो किसी को दबा देने, सप्रेस करने की बात कहती थी। एक ऐसे तंत्र को उन्होंने खड़ा कर दिया जो जंगल राज से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसको कंट्रोल करने या न्यूट्रलाइज करने में बड़ा समय लग सकता है। तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु और केरल में जो हवा बह रही है वो कुछ संकेत दे रही है, और संकेत ये है कि राहुल गांधी अब ये खुल करके कहेंगे कि हमारे नेतृत्व में ही अगर लड़ाई लड़ी जाए तभी आरएसएस और बीजेपी और मोदी के रथ को रोका जा सकता है। अन्यथा इंडिया अलायंस रहते हुए भी, अगर क्षेत्रीय अंदाज में बड़े नेता होते हुए भी अगर कोई लड़ाई कोई लड़ रहा है कांग्रेस के बगैर या कांग्रेस को नज़रअंदाज करके, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही जीतेगी। और लगता है कि राहुल इस अंदाज में इस बार बात कहे हैं जो ममता को समझ में आई, और ममता तुरंत राहुल की ही भाषा में बात करने लगी, और अब कुछ दिन में अखिलेश भी उसी भाषा में बात करने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल करेंगे या नहीं, लेकिन केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस बहुत ज़्यादा ताकतवर न होते हुए भी जो दमखम दिखाने का सिंबॉलिकली प्रयास करेगी, वो ये कहेगी कि मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस, और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को सीमित करके कांग्रेस ने एक बड़ा काम किया है। और ये बात विपक्ष के अन्य, इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों को माननी ही पड़ेगी। इसलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, राहुल न ज़्यादा मेहनत कर पाए, न इसके लिए उनकी कोई योजना थी, लेकिन समय का एक ऐसा चक्र है कि विपक्ष के एक नेता के रूप में उनको एक बड़ी मान्यता देनी पड़ेगी इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों के नेताओं को, जिसमें ममता दीदी, अखिलेश, तेजस्वी या डीएमके भी। लेकिन डीएमके अभी कांग्रेस से दूरी बना रही, क्योंकि टीवीके को समर्थन जिस अंदाज में कांग्रेस ने दिया है उसे डीएमके ने अच्छा नहीं माना है, और इसका भी एक अलग अंदाज में बीजेपी फ़ायदा उठा सकती है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जो कुछ भी संघर्ष है वो या तो सड़क पर दिखेगा या संसद में। बाकी बंगाल तो भगवामय हो चुका है, और शुभेंदु अधिकारी 9 मई के 11 बजे दिन के बाद जैसे ही वो शपथ लेंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो दिखाएंगे कि उन्होंने, ममता दीदी ने जितना कुछ मनमानी किया है उस पर लगाम लगाने का एक बड़ा प्रयास शुरू कर दिया है। आप हमारे इस बात से कितना सहमत हैं, प्लीज़
इस पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।